Dear student, how are you? Good morning to all. Student, आज हम हमारे पूरक पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 हरिहर काका, जिसके लेखक है मिथिलेश्वर जी। इस पाठ में हम जहाँ से रुके थे वहीं से स्टार्ट करते थे। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे, बलपूर्वक ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए थे। उनके मन में जो महंत जी के लिए जो छवि बनी थी वह साफ हो गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें धूणी, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। अब वह उसी महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। अब जो ठाकुरबाड़ी का महंत और कुछ साधु संत कुछ लिखे कागजों पर जबरन बलपूर्वक हरिहर काका से अंगूठा लगवा रहे थे, तब हरिहर काका के मनक पटल पर जो छवि ठाकुरबाड़ी के महंत के लिए थी वो साफ हो गई, वो उनके मन में स्पष्ट हो गई। महंत जी के लिए उनके मन में जो पहले आदर का भाव, श्रद्धा का भाव था, वह अब दूर हो गया। वही स्थान उन्होंने घृणी, दुराचारी और पापी लगने लगा। इसकी तुलना अपने परिवार वालों के साथ करते हैं तो अपना परिवार, उनके भाइयों जो है वह उन्हें पवित्र, नेक और अच्छे लगने लगते हैं। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया। हरिहर, अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ और जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। हरिहर काका को अब अपने परिवार वाले बड़े नेक, अच्छे और पवित्र लग रहे थे। अब वह अपने परिवार के पास पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोगों ने उन्हें पकड़कर घेर कर रखा था। तो तब महंत जी हरिहर को बता रहे हैं कि अब तुमको हम जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं वह तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, पर बाद में तुम समझ जाओगे कि हमने तुम्हें धर्म संकट से उबारा है, धर्म संकट से बाहर निकाला है। इसके लिए यही एकमात्र रास्ता है। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान निकले। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी को चारों तरफ से घेरा डालना शुरू कर दिया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद
दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई जो है वह पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी में आ पहुंचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा, पुलिस और 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी को फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। ठाकुरबाड़ी और 4-8 जवानों ने घेरा डाला। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी होती तो इन जवानों के रहते पूरे घेर लेते, पर जो ठाकुरबाड़ी है वह बड़ी विशालकाय थी, इसलिए सीमित जवानों से घेरना में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका था उस रूप से उन्होंने घेर लिया और अपना मोर्चा संभालकर सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी से भीतर से हमले होंगे और साधु संत जो है वो रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी में से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आता है और ऐसा लगता है कि शायद पहले से ही पुलिस को आते हुए उन लोगों ने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह कर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। साथ ही पुलिस बल की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं हो रहा था। इस ओर पुलिस जो है वह ठाकुरबाड़ी के लोगों को ठाकुरबाड़ी की इसलिए पुलिस इंचार्ज जो है वह ठाकुरबाड़ी को फाटक खोलने के लिए और साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए बारी-बारी फायरिंग कर रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था, लेकिन पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बातें उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वह उम्र देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। सुबह होते ही एक वृद्ध साधु जो है वो फाटक खोलने आता है। साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए आकर फाटक खोलता है। तब पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु से कई सवाल पूछे, पर महंत, पुजारी के बारे में, अन्य साधु संतों के बारे में पूछता है, पर एक वयोवृद्ध साधु जो है उनके मुंह से एक ही जवाब निकलता कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। ऐसे वक्त में पुलिस जो है वह मारपीट का सहारा भी लेती है, पर इस साधु की उम्र को देखकर पुलिस इंचार्ज ने ऐसा करना टाल दिया। महटिया यानी टाल देना। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरे में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए? अब क्या होगा? काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर के अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब
लेने लगे। लेकिन न तो ठाकुर बाड़ी के नीचे के कमरों में से कोई मिला और न ही छत के कमरों में से कोई मिलता है। और खूब छानबीन की उस वृद्ध साधु के अलावा ठाकुर बाड़ी में कोई नहीं मिला। हरिहर काका के भाइयों की चिंता और परेशानी और दुखद आश्चर्य उन्हें हुआ। ठाकुर बाड़ी से महंत जो है वह हरिहर काका को लेकर कहाँ चले गए, अब क्या होंगे। काफी पैसे जो है वो खर्च करके पुलिस को लाया गया था। उन्होंने सोचा था कि हरिहर काका को अपने घर ले जाएंगे और साधु संतों को पुलिस थाने भेज देंगे, जेल भिजवा देंगे। लेकिन इन दोनों में से एक भी काम नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले दी गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकिनी जो हम स्टॉपर बोलते हैं वो बंद थी, उन्हें भी खोलकर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वही एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया कि मेरे पास नहीं। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच रही थी कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। हरिहर काका के हाथ और पांव को बांध दिए गए थे। उनके मुंह में कपड़ा ठूसकर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजा पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश किया। हरिहर काका ने उनके साथ जो भी घटनाएं हुई वह पुलिस को बता दी। डाकू हत्यारे और पर्दाफाश शुरू किया कि वह साधु नहीं। उन्होंने क्या कहा साधुओं के बारे में? हरिहर काका ने कहा कि वो डाकू हत्यारे और कसाई है कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद करे गुप्त दरवाजे से भाग गए। उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर बलपूर्वक उनके अंगूठे के निशान लिए। ये सब बातें उन्होंने पुलिस को बताई। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं घर के अंदर रखा गया था। किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर छिपोकर उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सुरमा थे सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव निकले तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ से घेरकर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जाकर पहरा देते। अब हरिहर काका को अपने घर पर लाया गया तब उनके परिवार के साथ रहने लगे। अब उन्हें दालान में नहीं पर एक कमरे में रखा गया और उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जो सीमा थे सबको बुला लिया था और हथियार भी एकत्रित कर लिए थे।
बारी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही दो वर्गों में बढ़ गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाने लगी थी और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। अब जो हरिहर काका थे वह बहुत ही चतुर और ऐसी घटनाओं का अनुभव उन्हें मिला। इस वजह से वह चतुर और ज्ञानी हो गए थे। उनके भाइयों वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं उसकी वजह उन लोगों के साथ उनके सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद में अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। अब जो हरिहर काका है वह बहुत ही चतुर और ज्ञानी हो गए थे। वे अच्छी तरह समझने लगे थे कि उनके भाइयों ने अचानक उन्हें जो आदर सम्मान और ये जो सुरक्षा प्रदान की है उनके पीछे उनका संबंध नहीं पर उनके पीछे जायदाद छिपी हुई है। जायदाद के कारण उन्हें इतना मान सम्मान मिल रहा है यदि अन्यथा नहीं। इसी गांव में जायदाद के भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था। महल की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान रहे थे। महल जी जो चिकनी चुपड़ी बातें करते थे हरिहर काका को वह भी किस कारण कर रहे थे वह उनकी समझ में अच्छी तरह आ गया था। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। वह महल की निजी स्वार्थ क्या था उसके बारे में भी उन्हें पता चल गया कि उसने अपने जैसे साधुओं के बारे में भी उन्होंने सोचा। यह बात भी उन्होंने अच्छी तरह समझ ली। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बारे में महंत पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी लालची और कुकर्मी है। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। उनके मन में साधु महंतों के बारे में छवि स्पष्ट हो जाती है कि ये महंत पुजारी और उनके सहयोगी जो है वो भी लोभी लालची और बुरा कर्म करने वाले हैं। वह किसी भी कैसा भी छल करके बल से और कल से किसी भी तरह धन अर्जित करना यानी धन को पैदा करना भी वो भी बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते थे। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुर बारी को जिन्होंने माध्यम बनाया है। एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास पटकने तक नहीं देंगे। साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएगी। अब हरिहर काका ने मन में एक बात तय कर ली। कौन सी बात तय कर ली? तो ठाकुर बारी के महंत को अपने पास फिटकने भी नहीं देंगे और दूसरी बात यह कि अपने जीते जी जायदाद और अपने भाइयों को भी नहीं लिखेंगे। यदि लिख लेंगे तो फिर उनकी हालत दूध में पड़ी मक्खी जैसी हो जाएगी। यदि दूध में मक्खी पड़ती है गिरती है तो मक्खी को दूध में से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसी तरह उनकी हालत भी ठीक वैसी ही हो जाएगी। लोग उन्हें निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा भी नहीं। बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। फिर तो बुढ़ापे में जो दुख होगा वो बिताएंगे तो भी नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुर बारी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने
समझाने लगे कि आपकी जो 15 बीघे जमीन है वह अपने भतीजों के नाम लिख दे, और आप ऐसा नहीं करेंगे तो महंत की गिर दृष्टि, स्वार्थ रूपी दृष्टि जो है वह हमेशा आपके ऊपर मंडरा रहेगी और आपको ऐसे तूफानों का सामना करना पड़ेगा। इस तूफान से मुक्ति पाने के लिए आपको यही एकमात्र रास्ता है, ऐसा समझाने लगे। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार चाहते हैं। कहते मेरे बात तो मेरे जायदाद इस परिवार को स्वतः अपने आप ही मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे को जो जबरन निशान लगाए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया है। जो परिवार वाले सगा संबंधी उनको चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, एक ही बात करते थे, एक ही चर्चा करते थे, लेकिन हरिहर काका जो है वह ये सारी बातें को नकार देते थे और कहते थे कि मेरे मरने के बाद मेरी जो जायदाद है वह स्वतः अपने आप ही मेरे परिवार वालों को मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं है। और महंत ने जो बलपूर्वक मेरे अंगूठे के निशान लगाए हैं इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध हमने मुकदमा किया है। भाई जब समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया, लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कर दिया कि अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद की सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। कह रहे थे कि सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यही घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। सभी लोग समझाते पर हरिहर काका अपनी बात पर अटल रहे। अब भाई जो है वो समझाते हार गए और उन्होंने उनको डांटना और दबाव डालना शुरू किया, लेकिन हरिहर काका जो है वह राजी नहीं हुए और अपना स्पष्ट जवाब दे दिया। एक रात क्या हुआ, एक रात वही रूप जो कौन सा रूप, जो ठाकुर बाड़ी के महंत का रूप था, वही रूप अपने भाइयों ने ले लिया। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। क्या देखा उन्होंने, तो अपने सगे भाई
निश्चित अपनी जायदाद लिखकर बार बार मरने को तैयार नहीं है। फिर उन्हें रमेश सर की विधवा की याद आती है कि किस तरह रमेश सर की विधवा जो है वह रमेश सर के भाइयों ने रमेश सर की विधवा की जो जमीन थी वो बहला फुसला कर अपने नाम लिख ली थी। फिर बाद में रमेश सर की विधवा को दोनों वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता और उसकी स्थिति जब गांव वालों देखते थे उनकी दुर्गति की याद हरिहर काका को याद आती है और वो सोचते हैं यदि रमेश सर की विधवा ने वह जमीन अपने जीते जी किसी को नहीं दी होती तो अंत समय तक उनके परिवार के लोग उनका पांव पकड़ते यानी पांव को धोते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब कितने हो? ठीक है, मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूल जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। देखते हैं कैसे नहीं लिखेंगे। लिखना तो तुम्हें ही है, चाहे बस के लिखो या रोके। हरिहर काका गुस्से से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे समझते हो कि मैं अकेला हूँ और तुम इतने सारे लोग हो, मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन एक धूल भी तुम्हारे नाम नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महान पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। तो उनके भाइयों कहते हैं कि हम देखते हैं तुम कैसे नहीं लिखते। लिखना तो तुम्हें होगा ही, चाहे तुम रोके लिखो या हंसते लिखो। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने के पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे। ठाकुरबाड़ी के पक्षकारों के माध्यम से तत्काल यह खबर मोहन जी तक भी चली गई, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन मोहन जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ पहुंचे। हरिहर काका और अपने भाइयों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। हरिहर काका इस परिस्थिति से निकलकर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने बहुत ही मजबूती से पकड़कर रखा था, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकते थे। उसके मना करने पर उन पर प्रहार भी करने लगे थे। अब हरिहर काका को इस उपाय से बचने के लिए वह खूब जोर से चिल्लाने लगे। अब उसके भाइयों को ज्ञात हुआ, चेत होना यानी कि ज्ञात हुआ कि हरिहर काका का मुंह जो है वह खुला ही है, इसलिए उन्होंने जब मुंह में कपड़ा डाला तब तक हरिहर काका की आवाज जो है वो गांव में चली गई थी और आस पड़ोस के लोग दालान में जमा होने लगे थे और यह बात ठाकुरबाड़ी के महंत को भी पता चल गई। जो काम हरिहर काका के भाइयों ने नहीं कर सके, उतनी जल्दबाजी में वह काम मोहन जी ने कर दिखाया। वह पुलिस की जीप लेकर वहां आ पहुंचे और वहां उपस्थित लोग जो है वो आपस में बात कर रहे थे कि यह उनके परिवार का मामला है, वह इनका निजी मामला है। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर की तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालात में
अपने घर में मिले। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किए हैं, जबरन कागजों पर उनके अंगूठे के निशान दिए हैं, उन्हें खूब मारा पीटा है कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है कि अगर थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। बंधन मुक्त होने के बाद